टीजीटी बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन को डिटेल से समझाएंगे और सभी ऑप्शन को भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है, क्या कहलाएगी? सोचिए और बताइए। वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा पहला, डाउन सिंड्रोम। आपको बता दें कि मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी बोले तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, एक अधिक आ जाता है, तो ट्राइसोमी कहा जाता है उसको। मतलब किसी गुणसूत्र के समजात जोड़े में 2 की जगह पर जब 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तो ट्राइसोमी हो जाती है। और मनुष्य में ट्राइसोमी होने पर सिंड्रोम कौन सा हो जाता है? तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। आपको बता दें कि इसमें बच्चे में कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जब एक अधिक बढ़ गया तो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और इससे ग्रसित बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास धीमा हो जाता है और जो चेहरा होता है वो मंगोलों जैसा हो जाता है, जैसे मंगोलियन होते हैं। इसीलिए इसे मंगोलियाई जड़ बुद्धता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिटिमा में पट किन खंडों के बीच अनुपस्थित होते हैं? फेरिटिमा यानी फेरिटिमा पोस्टमा यानी केचुए की बात की गई है। तो केचुए में जो पट होते हैं वे किन खंडों के बीच अनुपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं? वीडियो को शेयर ना किया हो तो सभी लोगों में शेयर कर दीजिए, यानी कि अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर सही होगा पहला, पहले 4 खंडों के बीच में। आपको बता दें कि फेरिटिमा पोस्टमा मतलब केचुआ या अर्थवर्म का शरीर कई खंडों में बटा होता है और इन खंडों को आपस में अलग करने वाली आंतरिक दीवार को पट या सेप्टा कहा जाता है। और केचुए के पहले 4 खंडों में भोजन को ग्रहण करने वाले अंग होते हैं, जैसे मुखगुहा होती है, ग्रसनी होती है पहले 4 खंडों में। तो उन अंगों के फैलने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए शुरुआती 4 खंडों के बीच कोई भी पट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच में लार्वा तथा निम्फ के गुण किसके द्वारा बनाए रखे जाते हैं? जो कॉकरोच होता है उसमें लार्वा तथा निम्फ के गुण किसके द्वारा बनाए रखे जाते हैं? सोचिए और बताइए। इन कॉकरोच लार्वल एंड निम्फल कैरेक्टर्स आर द मेंटेन्ड बाई। तो आंसर सही होगा इसका डी, किशोर हार्मोन के द्वारा। बता दें कि कॉकरोच के विकास के दौरान जब तक वह पूरी तरह वयस्क नहीं बन जाता तब तक उसके बच्चे, जैसे कि लार्वा जो होता है, निम्फ होता है, लक्षणों को बनाए रखने का काम जुवेनाइल हार्मोन करता है या फिर किशोर हार्मोन करता है। और यह हार्मोन कार्पोरा एलेटा नामक ग्रंथि से निकलता है और समय से पहले वयस्क बनने को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारदर्शी ऊतक है? पारदर्शी ऊतक कौन सा है? सोचिए और बताइए। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल इसका आंसर सही होगा सी, हाइलाइन उपास्थि। बता दें कि हाइलाइन उपास्थि हमारे शरीर की सबसे लचीली और चिकनी उपास्थि होती है। इसका आधार द्रव्य कांच जैसा पारदर्शी होता है और नीले सफेद रंग का दिखाई देता है। यह हमारी नाक की नोक, श्वास नली और हड्डियों के जोड़ों पर पाई जाती है। हड्डियों के जोड़ों पर। अब इसमें से जो कंडरा है, तो कंडरा मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली मजबूत, रेशेदार, सफेद, अपारदर्शी ऊतक होती है। जो तंतुकीय उपास्थि है यह बहुत मजबूत और घनी होती है, जैसे रीढ़ की हड्डी के बीच में पाई जाती है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, खरगोश में लंबी अस्थि का छोर दूसरी अस्थि से जुड़ा होता है कंडरा द्वारा, स्नायु द्वारा, पेशी द्वारा, उपास्थि द्वारा। कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए।
आंसर सही होगा इसमें से बी, स्नायु के द्वारा। बता दें, स्तनधारियों में यानी कि जैसे खरगोश और मनुष्य में दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले मजबूत और लचीले ऊतक को स्नायु अथवा लिगामेंट कहा जाता है। अब इसमें जो कंडरा है यह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। जो पेशी द्वारा लिखा गया है सी वाला ऑप्शन, तो पेशियां गति करने में मदद करती हैं। और जो उपास्थि है यह हड्डियों के सिरों पर कुशन या गद्दी का काम करती है ताकि घर्षण ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंजों में निम्न में से कौन सी कोशिका अन्य प्रकार की कोशिकाओं के बनाने योग्य होती है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन द स्पंजेस इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अदर टाइप्स ऑफ सेल? आंसर सही होगा इसमें से डी, आर्कियोसाइट्स। आपको बता दें कि स्पंज में आर्कियोसाइट कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती हैं। टोटीपोटेंट इसका मतलब है कि इन कोशिकाओं के पास शरीर की किसी भी अन्य प्रकार की कोशिका में बदलने की जादुई क्षमता होती है। ये स्पंज के पुनरुत्पादन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसमें से जो पहला ऑप्शन है ये भोजन को स्टोर करने वाली कोशिकाएं होती हैं। जो दूसरा ऑप्शन है पिनेकोसाइट, ये स्पंज की बाहरी त्वचा बनाती हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है निडोसाइट, ये डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्शानुचलन किसके द्वारा नहीं दर्शाई जाती? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, एस्केरिस। बता दें स्पर्शानुचलन का मतलब है किसी ठोस वस्तु के स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया देना। जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, हाइड्रा है। तो ये जो इन जैसे जंतु होते हैं मुक्त जीवी होते हैं और ये मुक्त जीवी जीव पानी में तैरते समय किसी ठोस चीज के संपर्क में आने पर अपना रास्ता बदलते हैं या फिर चिपक जाते हैं। लेकिन एस्केरिस एक अंतः परजीवी गोल कृमि है जो इंसानों के आंत के अंदर अंधेरे में रहती है या बंद अंधेरे माहौल में रहता है। इसे इस प्रकार के मुक्त स्पर्शानुचलन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? Which of the following glands is the largest in an adult human? थाइमस, यकृत, थायराइड, अग्न्याशय। कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। तो आंसर से होगा इसमें से बी, यकृत या लीवर। बता दें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। एक वयस्क मनुष्य में इसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह पित्त रस बनाती है और शरीर की मुख्य केमिकल फैक्ट्री होती है। आपको बता दें इसमें से जो थाइमस है यह छाती में होती है और उम्र के साथ छोटी होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहलाता है? Who is known as the father of endocrinology? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल इसका आंसर सही होगा डी, थॉमस एडिसन। आपको बता दें कि थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एड्रेनल ग्रंथि की खराबी से होने वाली बीमारी की खोज की थी जिसे आज एडिसन रोग कहा जाता है। अब इसमें से जो R.H. व्हिटेकर हैं इन्होंने जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति दी थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और इसमें से जो पास्चर हैं इन्होंने रेबीज का टीका खोजा और पाश्चुरीकरण की तकनीक दी थी। और इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है तो इन्होंने ECG की खोज की थी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलपीघी नलिकाएं हैं। मेलपीघी नलिकाएं, मेलपीघियन टेबल्स आर। सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है।
तो ऑप्शन से होगा इसमें से पहला, कीटों के उत्सर्जी अंग मेलपीघियन नलिकाएं होती हैं। आपको बता दें, काकरोच, टिड्डा या अन्य कीटों के शरीर में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए धागे जैसी बारीक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें मेलपीघियन नलिकाएं कहते हैं या मेलपीघियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और इनका मुख्य कार्य उत्सर्जी अंग का होता है, यानी ये उत्सर्जी अंग या एक्सक्रीटोरी ऑर्गन की तरह से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिप अवस्था में अनुपस्थित होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पॉलिप स्टेज इज एब्सेंट इन, सोचिए और बताइए। आंसर से होगा इसमें से बी, ऑरेलिया। आपको बता दें, सेलेंट्रेटा संघ के जीवों के जीवन चक्र में दो मुख्य रूप होते हैं। एक तो पॉलिप जो बेलनाकार और एक जगह स्थिर होता है, और दूसरा मेड्यूसा जो छतरी जैसा और तैरने वाला होता है। ऑरेलिया, जिसे कि जेलीफिश भी कहा जाता है, तो जेलीफिश या ऑरेलिया में पॉलिप अवस्था लगभग अनुपस्थित होती है या फिर बहुत कम समय के लिए होती है, और इसका मुख्य और प्रभावी रूप मेड्यूसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिटिमा पोस्टुमा का मादा जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है? इन फेरिटिमा पोस्टुमा द फीमेल जेनिटल पोर इज सिचुएटेड इन विच सेगमेंट? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, 14वें खंड में। बता दें कि केचुए में नर और मादा दोनों जननांग एक ही शरीर में होते हैं, यानी केचुआ उभयलिंगी होता है, और इसमें मादा जनन छिद्र शरीर के 14वें खंड के मध्य के अधर तल पर पाया जाता है, और जो 18वें खंड में एक जोड़ी नर जनन छिद्र या मेल जेनाइटर पोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साइनोबैक्टीरिया एंजोला के साथ सहजीवी है? Which of the following cyanobacteria is symbiotic with एजोला? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, एनाबीना। बता दें, एजोला पानी में तैरने वाला एक छोटा फर्न है या छोटा पौधा है। इसकी पत्तियों की गुहाओं में एनाबीना एजोली नामक या नाम का नीले हरा शैवाल रहता है। यह हवा से नाइट्रोजन सोखकर पौधे को देता है, इसीलिए धान के खेतों में इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैंप कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया था? क्लैंप कनेक्शन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय व्हिच साइंटिस्ट? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, हाफमैन के द्वारा। आपको बता दें कि कवक के बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग में कोशिकाओं के विभाजन के दौरान नाभिकों के सही संचरण के लिए हुक जैसी एक विशेष संरचना बनती है, जिसे क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। इसे सबसे पहले हाफमैन ने 1889 में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जंतु जो अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं कहलाते हैं? एनिमल दैट मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड जैवतापी, असमतापी, ओलिगोतापी, समतापी। तो आंसर सही होगा इसमें से डी, समतापी। और समतापी कैसे जीव होते हैं? जिनके शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा बना रहता है, उन्हें समतापी कहा जाता है। जबकि असमतापी कैसे जंतु होते हैं? तो जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, उन्हें असमतापी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? मेटाजेनेसिस, एकांतरण, कायांतरण, मेटास्टेसिस। कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर से होगा इसमें से सी, कायांतरण कहलाते हैं, कायांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल निरंतरता किसके कारण होती है?
परासरण, अधिचूषण, बिंदुस्राव, आसंजन बल। कौन सा आंसर सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से डी, आसंजन बल। आपको बता दें, ऊंचे पेड़ों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक पानी की एक अटूट और लगातार धारा बहती रहती है। यह दो बलों के कारण होता है, ससंजन और आसंजन। ससंजन क्या है? तो पानी के अणुओं का आपस में चिपके रहना, ससंजन। और असंजन क्या है? तो पानी के अणुओं का जाइलम पाइप की दीवारों से चिपकना। इसे डिक्सन और जॉली का ससंजन तनाव सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसमें से जो परासरण है, तो इसके द्वारा केवल जड़ें मिट्टी से पानी को सोखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरामैन उपस्थित होती है। ड्यूरामैन, कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। डीएनए का गुणन कहलाता है। अनुवादन, द्विगुणन, ट्रांसडक्शन, अनुलेखन। डीएनए का गुणन क्या कहलाता है? तो डीएनए से डीएनए का निर्माण गुणन हो गया, तो गुणन क्या कहलाएगा? द्विगुणन कहलाता है या रेप्लिकेशन कहलाता है। तो डीएनए से डीएनए के निर्माण की क्रिया को द्विगुणन कहा जाता है। पूरी प्रोसेस को समझने के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए खंड जिसमें अपना स्थान बदलने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से भी, ट्रांसपोजॉन कहलाता है या ट्रांसपोसॉन कहलाता है। आपको बता दें कि डीएनए के ऐसे छोटे टुकड़े जो जीनोम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कूद कर अपना स्थान बदल सकते हैं, उन्हें ट्रांसपोजॉन या जंपिंग जीन कहा जाता है, जंपिंग जीन। और इसकी खोज बारबरा मैक्लिंटॉक ने मक्के के पौधे में की थी। अब इसमें से जो पहला ऑप्शन है सिस्ट्रॉन, तो डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन बनाने का कोड रखता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। जो इंट्रॉन है, तो डीएनए का वह हिस्सा जो कोडिंग में भाग नहीं लेता, इंट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिका एक कला द्वारा घिरी होती है जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट, जैकेट, कोशिका कला, टोनोप्लाज्मा। कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, टोनोप्लास्ट कहलाता है। यानी पादप कोशिकाओं के अंदर एक बड़ा खाली स्थान होता है जिसे रिक्तिका या रसधानी कहते हैं, और इस रिक्तिका के चारों तरफ से घेरने वाली एक चुनिंदा अर्धपारगम्य सिंगल लेयर झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम नामकरण पद्धति दी गई थी। बायोनॉमियल नामक नेचर सिस्टम वाज गिवन बाई, किसने दिया था? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस को ही वर्गीकरण विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो आंसर सही होगा इसका पहला, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होती है। आपको बता दें, स्ट्रेप्टोमाइसिन दुनिया की शुरुआती और बेहद मशहूर एंटीबायोटिक दवाइयों में से एक है जो टीबी के इलाज के काम आती है। इसे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नाम के बैक्टीरिया से निकाला जाता है। इसकी खोज सेलमैन वॉक्समैन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक परजीवी शैवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासिटिक एल्गी? सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है।
तो आंसर सही होगा इसमें से सी, सेफेल्यूरास। सेफेल्यूरास जो है यह एक परजीवी शैवाल है। आमतौर पर सभी शैवाल अपना भोजन खुद बनाते हैं यानी स्वपोषी होते हैं, लेकिन सेफेल्यूरास एक अपवाद है। यह एक हरा शैवाल है जो चाय और कॉफी के पौधों की पत्तियों पर परजीवी रूप में पाया जाता है और उनमें चाय का लाल रस्ट रोग पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निवही कीट है? लोकस्ट, मच्छर, सफेद चींटी, खटमल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलोनिकल या सोशल इंसेक्ट? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, सफेद चींटी। आपको बता दें कि निवही कीट वह होते हैं जो अकेले न रहकर लाखों की संख्या में एक बड़ी कॉलोनी या समाज बनाकर रहते हैं, जिसमें काम का बंटवारा यानी राजा, रानी, सैनिक और मजदूर इस तरह से बंटवारा होता है। सफेद चींटी एक बेहतरीन सामाजिक और निवही कीट है जिसे दीमक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेद ग्राही जो ध्वनि ग्रहण करते हैं ग्राही विभव उत्पन्न करते हैं जब उनके, कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, रोम मुड़ जाते हैं। हेयर आर बेंट। हमारे आंतरिक कान में सुनने के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे आर्गन ऑफ कॉर्टी कहते हैं। इसमें बारीक रोम कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब बाहर से ध्वनि की तरंगें कान के अंदर द्रव्य में कंपन पैदा करती हैं तो ये बारीक रोम झुककर या मुड़ जाते हैं। रोमों के मुड़ने से मैकेनिकल सिग्नल बिजली के सिग्नल में बदल जाता है और दिमाग तक आवाज पहुंच जाती है। तो आशा है आपको आज के सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।